नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि आए दिन पतियों की ऐसे हत्या कराई जाती है जैसे उनके पत्नियों के लिए ये कोई आम बात हो। ऐसा हर दूसरे या तीसरे दिन देखने को मिल रहा है जब अवैध संबंधों में पड़कर पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवाती है। और ऐसा अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है और हर दूसरे दिन ऐसी खबरें देखने को और सुनने को मिल रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसको सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे और सोचने पर मजबूर होंगे। कानपुर में एक इलाका है लक्ष्मण खेड़ा इलाका, और इसी लक्ष्मण खेड़ा इलाके में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में कुल 4 लोग रहा करते थे। धीरेन्द्र पासवान उम्र 32 साल, इनकी पत्नी रीना पासवान उम्र 30 साल और इनका 4 साल का बेटा, और धीरेन्द्र पासवान की बूढ़ी माँ जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। तो ये 4 लोगों का परिवार था। धीरेन्द्र पासवान के पास एक ट्रैक्टर था और उसी ट्रैक्टर से वो गांव में अपने ट्रैक्टर को रेंट पे देते थे। जब भी गांव के लोगों को खेतों में जो जुताई होती है और खेत के जो फसल लगाए जाते हैं उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। तो कई बार धीरेन्द्र अपने ट्रैक्टर को रेंट पे दे देते थे या कई बार खुद लेकर जाते थे। तो उससे जो पैसे आते थे उससे धीरेन्द्र पासवान के घर का खर्चा चलता था। तमाम चीज़ें इनके परिवार में ठीक थीं। वहीं पड़ोस में इनके घर के बगल में इनका भतीजा रहता था जिसका नाम था सत्यम। सत्यम की उम्र 23 साल बताई जा रही है। तो सत्यम का धीरेन्द्र पासवान के घर आना जाना था। तो कुल मिलाकर सब कुछ इनके परिवार में ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक 10 मई की रात यानी 10 मई 2025 को किसी ने धीरेन्द्र पासवान की सर पर वजनी चीज़ से हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो जाती है। और सुबह 11 मई 2025 को इनकी पत्नी तेज़ी से रोते हुए बाहर निकलती है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस वाले जब पूछते हैं कि बताओ तुमको किस पर शक है, तो ये चीखते हुए 2 लोगों का नाम लेती है और कहती है कि उस रोज़ अगर पुलिस ने मामले को रफा दफा नहीं किया होता यानी कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता तो आज उसके पति जिंदा होते। जब पुलिस वाले उससे पूरी बात पूछते हैं तो बताती है कि हत्या से कुछ रोज़ पहले धीरेन्द्र पासवान की गांव के ही रहने वाले 2 लोगों से लड़ाई हुई थी। दरअसल ये लड़ाई ट्रैक्टर को लेकर हुई थी और जिनका नाम कार्तिक यादव और रविंद्र यादव, इन दोनों लोगों की लड़ाई धीरेन्द्र पासवान से ट्रैक्टर को लेकर होती है और ये लड़ाई फिर पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उनको घर भेज देती है। इसी बात से जो रीना पासवान है यानी कि धीरेन्द्र पासवान की पत्नी, पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहती है कि अगर पुलिस वाले उस रोज़ कार्तिक यादव और रविंद्र यादव को पकड़ ली होती और जेल में भेज दी होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। चूँकि जो धीरेन्द्र पासवान थे वो दलित समाज से आते थे और भीम आर्मी मौके पर आकर एक तरीके से मोर्चा खोल देती है, प्रदर्शन करने लगती है और कहती है जब तक कि कातिल नहीं पकड़े जाएंगे हम लाश को नहीं लेंगे। इधर पुलिस वाले मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के जो 2 सदस्य थे कार्तिक और रविंद्र, इन दोनों को पकड़ती है और जेल भेज देती है। लेकिन कार्तिक और रविंद्र पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब हम लोग बेकसूर हैं, मेरी लड़ाई ज़रूर हुई थी लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं मारा है। खैर पुलिस वाले अपनी जाँच को आगे बढ़ाते हैं और खोजी कुत्ते की मदद से खोजी कुत्ता रीना पासवान के घर लेकर पुलिस वाले जाते हैं और कुत्ते को जैसे ही घर के पास छोड़ा जाता है वो धीरेन्द्र पासवान के घर के अंदर जाकर वहीं बैठ जाता है। तो पुलिस वाले इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई ना कोई घर का ही कातिल है। लेकिन अगर घर का कातिल है तो कौन है? तभी एक पुलिस वाले की नज़र घर के बाथरूम में जाती है। वहाँ वो देखता है कि कुछ खून के छींटे हैं और उसको कुछ शक होता है। खैर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उनको जांच के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ पुलिस वाले ये नोटिस करते हैं कि जो रीना पासवान है, शुरू के 2 दिन तो उसने बहुत रोया, अपने पति के लिए बहुत सारे आंसू बहाए, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी नॉर्मल थी और किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि उसको अपने पति के जाने से दुख है या कोई अफसोस है। पुलिस ये चीज़ बड़ी बारीकी से इस बात को नोटिस करती है। गांव के लोगों ने भी कुछ शक जताया। उन्होंने भी कहा कि साहब ज़रूर इन लोगों का आपस में लड़ाई था, यानी कि धीरेन्द्र पासवान का कार्तिक और रविंद्र से, लेकिन उन लोगों ने हत्या किया हो ये ज़रूरी नहीं है। गांव के लोगों की बात भी सुनी जाती है। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि खून के छींटे घर में पाए गए। गांव के लोग भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि उन दोनों ने इसके पति को नहीं मारा है।
फिर पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं कि अगर कातिल घर में घुस कर मारा, यानी कि अगर खून के छींटे घर में पाए गए हैं, तो कातिल घर में कैसे आया? क्या कातिल घर में घुस कर मारा? तो ये तमाम चीज़ें थीं जिससे पुलिस वालों को रीना के ऊपर शक होता है। और उसके जब कॉल डिटेल को खंगाला जाता है सीडीआर की मदद से, तो पता चलता है कि जो रीना पासवान है उसका अपने भतीजे यानी कि सत्यम से उस रोज़ जिस दिन धीरेन्द्र पासवान की हत्या हुई थी 40 बार इसने इसको फ़ोन किया था। और फ़ोन से ये पता चलता है इन दोनों के कॉल डिटेल से कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से रिश्ते में थे। खैर, इन दोनों को पकड़ा जाता है। सत्यम से पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ करते हैं, पहले तो बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपना रूप अख्तियार करती है, पुलिसिया अंदाज जब अपनाती है, तो वो टूट जाता है। फिर वो पूरी कहानी बताता है। उसके कुछ देर बाद जो रीना थी वो भी टूट जाती है और दोनों मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ये थी कि धीरेन्द्र पासवान की पत्नी रीना पासवान का उसके भतीजे यानी कि सत्यम से उसका अफेयर था। सत्यम का धीरेन्द्र पासवान के घर आना जाना था। एक रोज़ रीना और सत्यम आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और अचानक धीरेन्द्र पासवान घर में आते हैं। दोनों को इस अवस्था में देखते हैं। देखने के बाद आग बबूला हो जाते हैं और सत्यम का घर आना जाना रोक देते हैं। इसी बात से नाराज़ रीना अब मन ही मन ठान लेती है कि वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी। इसमें उसका साथ देता है उसका आशिक यानी उसका भतीजा सत्यम। दोनों प्लान करते हैं कि वो मौका देखकर यानी कि धीरेन्द्र पासवान को रास्ते से हटा देंगे। धीरेन्द्र पासवान घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए वो अपने पत्नी पर निगरानी रख सकें, उन्होंने गेहूं बेचा था और 20,000 रुपये इकट्ठा भी कर लिए थे। लेकिन जो रीना पासवान थी, ये मौका देखती है 10 मई का। 10 मई को रीना अपने पति के खाने में जहर डालती है, जिसको खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। चुपके से ये घर में सत्यम को बुलाती है। सत्यम आता है और किसी वजनी चीज़ से धीरेन्द्र पासवान के सर पर दे मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर जिस वजनी चीज़ से इसके सर पर मारे थे उसको साफ़ करते हैं, जो खून के छींटे थे उसको भी साफ़ करते हैं। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि कातिल कितनी भी सफाई से जुर्म क्यों न करे, अंत में वो पकड़ा जाता है और पुलिस की सूझबूझ से कातिल पकड़े जाते हैं। खैर, दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन इन दोनों की नादानी से एक इंसान की जान चली गई। एक बच्चा, धीरेन्द्र पासवान का एक 4 साल का बच्चा भी है, वो अनाथ हो गया। धीरेन्द्र पासवान की मौत हो गई और रीना और सत्यम, इन दोनों की ज़िंदगी अब जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। न जाने कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में दोस्तों। अगर ये चाहती तो धीरेन्द्र पासवान से तलाक ले सकती थी, उससे अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक ऐसे रास्ते को चुना जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। अब ये पूरे जीवन जेल में सड़ेगी। और पता नहीं क्यों लोग ऐसी घटनाओं को जब अंजाम देते हैं तो ये सोच नहीं पाते हैं कि वो कितनी भी बारीकी से, कितनी भी सफाई से जुर्म क्यों ना करें, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। तो खैर, कहानी में इतना ही दोस्तों। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।